गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। मैं मोनिका स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने परिवार एग्जामपुर में। क्लास आपको लाइव हो चुकी होगी। बबली जी, हर्षित जी, अब्दुल्ला जी, मोहित जी, अर्पिता जी, आवाज़ वगैरह ब्यूटी सभी चीज़ें आपको क्लियर होंगी। एक बार बता दीजिए, एक बार मुझे रिस्पॉन्स करें, उसके बाद चीज़ों को शुरू करेंगे। यहाँ तक हमने क्या चीज़ करी थी, कहाँ पर ख़त्म किया था, उसके बारे में मुझे थोड़ा सा बताएं एक बार कि आपने कहाँ पर चीज़ों को ख़त्म किया था। राइट, चलिए जी बताएं एक बार। हिंदी साहित्य और गोदान है ये, यहाँ पर गोदान उपन्यास। गोदान में हमने काफ़ी चर्चाएं की हैं। 9 जुलाई 2022, राइट, 9 जुलाई 2022। यहाँ तक की चीज़ों के लिए क्या आप करेंगे बताएं, कहाँ तक का कर लिया था आप लोगों ने। हाँ, कल क्लास अंकुश जी मेरी तबीयत ठीक नहीं थी बच्चे, और एप्लीकेशन का भी कुछ इशू चल रहा था। अर्पिता 2 दिन से नहीं, सिर्फ कल की बात है। परसों मैंने 1 बजे ली थी क्लास, परसों मेरी यूट्यूब पर थी 11 बजे, तो मैंने 1 बजे क्लास ली थी, आपको पता होगा। और उसके बावजूद मैंने उन्हें बोल भी दिया है कि यूट्यूब के पैरेलल मेरा ना लगाएं, यहाँ पर जो स्केड्यूल है, ठीक है। तो 11 ही रहेगी आप लोगों की क्लासेस, 11 से 1 का इसे लेने का प्रयास डेली रहेगा, 12:45 तक, ठीक है। तो अपनी क्लास को कुछ इस तरीके से डिज़ाइन किया है मैंने, जो भी स्केड्यूल बनाया गया है यूट्यूब आदि का, उस पर मैं 11 से 1 बजे के दरमियान कोई क्लास नहीं लूँगी। पहली बार था वो उस दिन, तो इसलिए मैंने आपकी 1 बजे से क्लास ली थी। ओके जी। पीसी में कैसे चलेंगी पंकज यादव जी, इसके लिए आकांक्षा जी को जरूर यहाँ पर आप सभी रिप्लाई कर दीजिए, है ना, जो भी हमारे सारे स्टूडेंट्स हैं। और ये क्लासेस पीसी में कैसे चलेंगे, आप मुझे मेरी ईमेल आईडी पर अपना फ़ोन नंबर और ये भेज दीजिए। मैं कोशिश कर लूँगी कि होता है क्या पीसी में, आई डोंट नो कि एप्लीकेशन चलता है या नहीं चलता है, मुझे इसकी जानकारी नहीं है तकनीकी रूप से। गोदान हम लोग कर रहे थे, कुछ आज नए भी हैं क्या हमारे साथ, अगर कोई नया होगा तो उन लोगों को का स्वागत करना चाहूँगी जी। तो मैंने यहाँ पर आपको गोदान के विषय में बताया, और गोदान के कई प्रसंगों के माध्यम से मैंने चीज़ों को प्रूव करने की कोशिश करी। जब हम यथार्थवाद की बात करते हैं, जब हम मार्क्सवाद के प्रभाव की बात करते हैं, जब हम चरम यथार्थवादी होने की बात करते हैं, और तमाम इन चीज़ों को हमने यहाँ पर बताते हुए आप सभी के सामने कुछ प्रसंगों को भी रखा, ताकि आप उन प्रसंगों के आधार पर, इंसिडेंट्स के आधार पर अपनी इस रचना को जोड़ सके, ठीक है। आज अंत में एक प्रश्न दूंगी, क्योंकि सैटरडे है, संडे में मैं उसे चेक करने की कोशिश करूंगी, और मंडे को वापस उसका रिव्यू आप लोगों को बताऊंगी। क्वेश्चन लिखने का सभी प्रयास करेंगे, क्या होगा क्वेश्चन इस क्लास के अंत में मैं उसको दूंगी, ठीक है। इसके अंत में मैं उसको दे दूंगी, राइट, ठीक है। हर्षित जी बोल रहे हैं होता है, लैपटॉप पर भी होता है, तो आप उसको देख लीजिएगा बच्चे, लैपटॉप पर अपने उसको एक बार डाउनलोड कर लीजिएगा एप्लीकेशन को, और लैपटॉप पर चला लेना अपनी क्लास को, राइट। चलिए जी ओके। तो जब जब गोदान के यथार्थवाद की बात आई, यथार्थवाद, देखिए मैंने इससे पहले भी बताया आप लोगों को, लिखवाया भी ये चीज कि प्रेमचंद जी का जो रुझान रहा है, और रुझान क्यों रहा, कई सारी चीजें यहाँ पर उसके लिए रिस्पॉन्सिबल थी। आपको पहले भी बताया कि प्रेमचंद जी जो भी अपनी रचनाएं लिखते हैं, उनका अंत कहाँ पर करते हैं, उनका अंत आदर्शवाद के पुट उसमें डाल देते हैं, और उसका या तो हृदय परिवर्तन कराते हैं अपने कैरेक्टर का, या तो क्या करते हैं, हृदय परिवर्तन कराते हैं। अच्छा, आप लोगों ने सभी ने गोदान तो पढ़ लिया होगा, तो मुझे ये बताएं कि इसमें कहाँ कहाँ किस किस का हृदय परिवर्तन गोदान का कराया है, ठीक है। गोदान में हाँ जी, ठीक है। यहाँ पर मैंने क्या कहा कि आप मुझे ये बताएं थोड़ा सा कि किस किस का हृदय परिवर्तन यहाँ पर हुआ है, किस किस का हृदय परिवर्तन प्रेमचंद ने गोदान के इसमें कराया है। तो अभी तक की जितनी भी रचनाएं गोदान ने लिखी, इन्होंने लिखी, प्रेमचंद जी ने, चाहे आप देखें यहाँ पर
अगर मैं कुछ कहानियों के नाम लूँ तो कोई ये नहीं कहेगा कि ये हमने नहीं पढ़ी है या ये हम नहीं जानते हैं, ठीक है। प्रेमचंद जी की कुछ कहानियों के नाम आप मुझे बताएं जल्दी जल्दी से। तो जैसे आप देखेंगे निर्मला यहाँ पर है, एक इनका उपन्यास है। जैसे आप यहाँ पर देखेंगे सेवा सदन एक इनका उपन्यास है, सेवा सदन। यहाँ के कुछ कैरेक्टर्स को सभी जानते होंगे। सुमन यहाँ पर एक कैरेक्टर है, ठीक है, वेश्यावृत्ति को अपनाती है, 2 ऑप्शन कहती है, 2 ऑप्शन मेरे पास में बचे हैं, या तो क्योंकि उसका पति उनको बहुत ज्यादा परेशान करता था, तो उस समय में नारी निकेतन की जो संकल्पना गोदा इन्होंने दी प्रेमचंद जी ने, उसको सेवा सदन के नाम से इन्होंने कहा। और सुमन क्योंकि बहुत ज्यादा प्रताड़ित थी, अपनी वैवाहिक जिंदगी से बहुत ज्यादा परेशान थी, और उन्होंने कहा कि विवाहिता के पास में 2 ही विकल्प बचते हैं, या तो वो वेश्यावृत्ति को अपना ले या फिर वो आत्महत्या कर ले। ऐसी ही कुछ बात गोदान में भी कही जाती है। क्या आपने गोदान को अच्छे से पढ़ा है? बबली जी आप बताएं थोड़ा सा, कि मैं जो पूछ रही हूँ, कोई बात नहीं नेहा, पिछले क्लासेस कवर नहीं कर पाए हैं तो कर लीजिएगा, संडे वगैरह में थोड़ा स्पीड आगे करके बताएं मुझे। ऐसी वेश्याओं के बारे में बात कही है गोदान में, मुझे बताएं जल्दी से, किसने कही है और कब कही है। तो सेवा सदन भी यहाँ पर है। अगर आप रंगभूमि को देखेंगे, एक इनका उपन्यास है रंगभूमि, एक इनका उपन्यास है कर्मभूमि, ठीक है। यहीं पर अगर आप गबन को देखेंगे, गबन को, ठीक है, गबन। अगर यहीं पर आप सदगति को देखेंगे, इनकी कहानी है सदगति, ठीक है। यहीं पर आप इस तरीके से जब इनकी रचनाओं को देखेंगे तो यहाँ पर आप कई पात्रों के माध्यम से देखेंगे कि उनका हृदय परिवर्तन हो गया। हृदय परिवर्तन का मतलब क्या होता है? हृदय परिवर्तन का मतलब होता है किसी के विषय में हमारे विचार बाद में बदल जाने। जैसे आप देखोगे कि इसमें हृदय परिवर्तन किसका हुआ? मालती का। मालती किस तरीके की लड़की है? एकदम फैंसी, एकदम मतलब कहेंगे कि अपनी ही धुन में रहने वाली, बस सेल्फ सेंट्रिक होना, किसी पर कोई ध्यान ना देना, मेकअप करना, ड्रेसेस पहनना और सबको मतलब सेकेंडरी समझना, ठीक है। और कई जगह पर आप देखोगे कि पुरुषों के साथ तितलियों की भांति उड़ते फिरते हैं। और बाद में आप देखेंगे कि बाद में वो आध्यात्मिकता की तरफ मूव कर जाती है, आध्यात्मिकता की तरफ। इसमें कई ऐसे लोग हैं जो ये कहते हैं कि मालती और मेहता जी मालती को बहुत पसंद करते थे। और वैसे मेहता खन्ना की जो पत्नी है कामिनी खन्ना, कई जगह उसे गोविंदी लिखा है, कई जगह मिसेस खन्ना लिखा है, आप जिस नाम से बुलाना चाहें बुला सकते हैं। तो एक आदर्श पत्नी के रूप में मिस्टर मेहता मिसेस खन्ना को देखते थे कि वो एक बहुत ही आइडियल लेडी है, और अगर उनकी शादी हो किसी से तो वो उस तरीके की लेडी से होनी चाहिए। परंतु रूप, गुण, सुंदरता आदि आदि के नाम पर ये मेहता को काफी ये भी पसंद करती थी। और वैसे खन्ना भी बहुत ज्यादा लाइन मारते थे, एक तरीके से कह सकते हैं आप मालती पर। मतलब उनको ये लगता था हर आदमी को अपनी से संतुष्टि नहीं है। अगर आप कहें अपनी स्थिति से, अपनी नौकरी से, अपनी बीवी से, अपने बच्चों से, दूसरों के कहीं ना कहीं वो चीजें अच्छी लगती हैं। तो यहाँ पर हृदय परिवर्तन की अगर हम भावना देखते हैं तो किस किस में देखते हैं? जैसे मैंने बताया अभी मिस मालती, और बताएं और किस में? कह रहे हैं कि हीरा में, कुछ बच्चे कह रहे हैं सिलिया में। सिलिया में किस तरीके का हृदय परिवर्तन हुआ है भाई? सिलिया के प्रति माता दीन का हृदय परिवर्तन आवश्यक रूप से हुआ है। सिलिया के प्रति माता दीन का हृदय परिवर्तन हुआ है, क्योंकि जिस वक्त माता दीन ने सिलिया कैरेक्टर से रिलेट कर पा रहे हैं ना सभी स्टूडेंट, पढ़ा सबने गोदान जी? मैंने जो अभी आपसे पूछा, क्या पूछा है मैंने अभी आपसे? वैश्यवृत्ति के बारे में कहाँ पर हुई चर्चा? जब हम महाउपन्यास की बात करेंगे गोदान में, तो महाउपन्यास की कुछ अपने पर्टिकुलरली कुछ ऐसी विशेषताएं होती हैं जो होनी चाहिए, उसे महाकाव्य कहा जाएगा। जैसे आप राम की शक्ति पूजा को भी एक महाकाव्यात्मक कविता कहते हैं, ठीक है। किनकी है राम की शक्ति पूजा? कोई बताएंगे? राम की शक्ति पूजा किनकी रचना है? उनको भी एक महाकाव्य कहा जाता है, जबकि बहुत छोटी सी है ना। जी, धनिया में भी है, जुनिया के प्रति, वेरी गुड। और किसमें है? वैसे धनिया कोई इतनी बुरी नहीं थी बेचारी, है ना। धनिया कोई बुरी औरत नहीं है, ऐसा कहीं पर नहीं दिखाया गया। और माता दीन का हुआ है, गोबर का भी हुआ है, वेरी गुड मुस्कान। गोबर का हृदय परिवर्तन कहाँ पर होता है, किस तरीके से दिखाया? जैसे गोबर शुरुआत में संयुक्त परिवारों के खिलाफ था, है ना, संयुक्त परिवारों के
खिलाफ रहता था। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसमें हृदय परिवर्तन की अगर मैं बात करती हूँ तो ये क्या करते हैं, हर रचना में आकर के हृदय परिवर्तन करा देते। तो अगर रचना में हृदय परिवर्तन बहुत बड़ी मात्रा में हावी है तो ऐसी रचना को आदर्शवाद पर आधारित रचना कहा जाता है, ठीक है। परंतु गोदान में आपने देखा कि आदर्शवाद बहुत ज्यादा हावी नहीं है ना। आप देखेंगे कि इसमें चरम यथार्थवादी रचना हो जाती है, ये बाद में जाकर के अंत में। यहाँ पर है हृदय परिवर्तन जरूर है, किस किस का है आप देखेंगे। मिस मालती का हृदय परिवर्तन है, बहुत तगड़े तरीके से बिल्कुल आध्यात्म में चली जाती है। मिस मालती क्या बन जाती है, शुरुआत में अगर हम देखें रचना की शुरुआत में स्वच्छंद रहने वाली, स्वच्छंद का आपको पता है, एक होता है स्वतंत्रता और एक होता है स्वच्छंदता। स्वतंत्रता एक पॉजिटिव सेंस होती है जहां पर हम अपने अधिकारों के प्रति, अपनी सारी चीजों के प्रति चिंतन मनन कर रहे हैं और वी वांट फ्रीडम। मैं कहूँ कि मुझे पढ़ाई लिखाई करने की स्वतंत्रता चाहिए, मुझे कहीं दूर जाने की, बाहर जाने की स्वतंत्रता चाहिए, तो वो क्या है, स्वतंत्रता है। पर जब मैं उस स्वतंत्रता को एक नेगेटिव सेंस में ले जाऊं कि मुझे मेरे घर वालों ने फ्रीडम दी है एंड आई कैन डू व्हाटएवर आई वांट, है ना, मैं वह सब कर सकती हूँ जो मैं चाहती हूँ, तो उसको कहीं ना कहीं एक नेगेटिव सेंस में, जो चाहती हूँ यानी कि अपनी मर्जी से कहीं भी फिरूं, कुछ भी करूं, है ना, मुझे लोक लाज, समाज, परिवार, उनका कोई भान ही ना रहे, तो उस चीज को कई जगह पर स्वच्छंदता कह दिया जाता है। तो यहाँ पर आप कह सकते हैं कि शुरुआत में मालती एक स्वच्छंद नारी है और उनके पिताजी अच्छी खासी परिवार छोड़ के गए, मतलब उनके पास काफी अच्छी वो है ना, प्रॉपर्टी वगैरह, और बाहर से पढ़ के आई हैं। तो अर्बनाइजेशन का जो प्रभाव, अर्बनाइजेशन नहीं, वेस्टर्न जो कल्चर है उसका प्रभाव उनके ऊपर देखने को मिलता है कि वो पुरुषों के संग में रहती हैं। बाद में कई लोग तो यहाँ तक भी कह जाते हैं कि वो लिव इन रिलेशनशिप में रहती हैं, है ना। लिव इन रिलेशनशिप आप सभी को पता होगा क्या है, शादी से पूर्व शादी की तरह रहना, और अभी ट्रेंड में है काफी ज्यादा। शहरों में इस चीज को कोई बहुत बुरा नहीं माना जाता, गांव आदि में अभी भी इन चीजों को कि एक ही छत के नीचे कैसे एक लड़का लड़की रह रहे हैं, है ना, बिना शादी के। शादी क्या है, शादी एक सामाजिक एक्सेप्टेंसी है, नथिंग एल्स, है ना। सामाजिक एक्सेप्टेंसी, अगर आपसे कोई विवाह की परिभाषा पूछे तो आप कुछ इस प्रकार से बता सकते हैं कि विवाह यौन संबंधों को स्थापित करने की सामाजिक स्वीकार्यता है, सिंपल, है ना। सोशल एक्सेप्टेंसी है कि अब वो कुछ भी सेक्सुअल रिलेशनशिप एस्टैब्लिश कर रहे हैं, कोई लड़का और लड़की, अब किसी कोई परहेज नहीं है, दैट इज मैरिज, राइट। इतना ढोल नगाड़ा बजा करके, इतना स्टेज लगा करके लोग एक दूसरे की शादी करा रहे हैं, उसमें पार्टिसिपेशन ले रहे हैं, और अब वो कह रहे हैं यू आर फ्री, अब आपकी लाइफ है, आप इसमें कुछ करो, है ना। कुछ करने का मतलब आप फिजिकल रिलेशंस एस्टैब्लिश करो। बट हमारी सभ्यता में, हमारी संस्कृति में शादी से पूर्व इस तरीके के रिलेशंस को बहुत ज़्यादा एक्सेप्टेंस नहीं मिलता है। अगर हम वेस्टर्न कल्चर की बात देखें तो ये बड़ी ही नॉर्मल और बड़ी ही मतलब नेचुरल चीज़ हो गई है आज की इस चीज़ों में। हालांकि भारतीयों पर भी उसका गहरा असर पड़ गया है ना। तो आप देखेंगे कि वैवाहिक संबंधों में मालती और मेहता नहीं बन पाए लास्ट तक भी, परंतु अब उनका कोई मन भी नहीं है। अब बाद में वो किसी के आध्यात्मिकता में पड़ गए हैं और उनके लिए मानव कल्याण ही सबसे बड़ा जीवन का उद्देश्य हो गया है, ठीक है जी। यहाँ पर चीजें समझ आ रही हैं। अनिल, क्या दिक्कत है बच्चे आपका, एनी इशू? आप लोग थोड़ा सा क्लास में बातें ना किया करें, है ना, ठीक है। ओके अनिल जी, ठीक है, जैसे आपको लगे वैसे आप करिए। कोई कंफ्यूजन होएगा तो आप उसे प्लीज वहां पे बता दीजिएगा मुझे ईमेल आईडी पर। मालती एक स्वच्छंदता पसंद, स्वच्छंदता समझ आ रही है मैं क्या चीजें आपको बता रही हूँ। पसंद नारी है, केवल आत्म केंद्रित का मतलब कोई बुरा नहीं होता है, पर इतना आत्म केंद्रित हो जाना कि बाहर की समस्याओं को हम ना देखें। दुनिया में भुखमरी, गरीबी, बेरोजगारी इतनी ज्यादा है। केवल आत्म केंद्रित होना, साज श्रृंगार करना, पुरुषों से मेलजोल बढ़ाना, पुरुषों से मेल
जोल बढ़ाना उनको पसंद है ना? क्या पसंद है उनको? बाद में आप देखेंगे उनको पसंद है पश्चिमी सभ्यता का पूरा असर, पश्चिमी या करण या सभ्यता जो आप कहें, पश्चिमीकरण का पूरा असर मिस मालती के चरित्र में, मिस मालती के, हमारे समाज में कोई महिला नहीं रह सकती है बिना शादी के, है ना? आप देखेंगे समाज जीने ही नहीं देगा, हालांकि लड़के को भी नहीं जीने देता है, पर महिला का तो मतलब जीना ही दुश्वार हो जाता है। कैसे रहोगी? बुढ़ापे में तुम्हें काम आएगा, बच्चे पैदा करो, है ना? प्रकृति ने तुम्हें वैसा ही बनाया है ताकि वो बाद में तुम्हारी सेवा सुश्रूषा कर सके, है ना? तो ये सारी की सारी चीजें हैं, ये सारी की सारी चीजें हैं जिसमें मिस मालती के चरित्र में वो सारी चीजें दिखाई दे रही हैं, सारी चीजें दिखाई देती हैं मिस मालती के चरित्र में, इस चीज को समझें। परंतु बाद में जब इसका बेटा जो होता है गोबर का, क्या नाम है गोबर के बेटे का, जल्दी बताएं, कि बाद में उसके बीमार पड़ने पर मिस मालती इतनी, मतलब गोदान के अंत में, गोदान के अंत तक आते आते, अंत तक आते आते मिस मालती आते आते मिस मालती का हृदय पूरी तरह से परिवर्तित हो चुका है। परिवर्तित हो चुका है। अब मानव कल्याण ही, मानव कल्याण ही, बताए भाई उसके लड़के का क्या नाम है? उनके जीवन का प्रमुख उद्देश्य है। जी, मंगल, है ना? नहीं अंकुश जी, कोई व्हाट्सएप पे नहीं भेजना है आपको। कहाँ पर भेजना है? ईमेल आईडी पे भेजना है, मैं अभी बता दूंगी आपको, राइट जी। शुरुआत में मालती क्या कौन है? एक बहुत ही स्वच्छंदता पसंद है, यानी कि मुझे कोई टोके नहीं, मुझे कोई रोके नहीं, मैं शादी करूं, मैं लड़कों में बैठ के शराब पीऊं, मैं पुरुषों में बैठ करके, ये चीजें हमारे उस समय के समाज में 1934 में इन चीज़ों की स्वीकार्यता बहुत कम थी। आज तो इन चीज़ों को हमने एक्सेप्ट कर लिया है कहीं ना कहीं, अब बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। परंतु यहाँ पर आप देखेंगे कि बहुत ज़्यादा उस समय पर चीज़ें ये थी, ठीक है। नेक्स्ट आप देखेंगे, नेक्स्ट जो हृदय परिवर्तन आपको दिखाई देता है वो देता है माता दीन का हृदय परिवर्तन। माता दीन का हृदय परिवर्तन। माता दीन कौन है? माता दीन एक पंडित है ना। माता दीन का हृदय परिवर्तन कैसे होता है? ये दाता दीन जी के बेटे हैं, नहीं, गांव में रहते हैं, होरी के गांव में, और इनका जो काम है वो है पंडिताई करना, है ना। वहीं उसी गांव में एक लड़की है सिलिया। सिलिया जाति से दलित है, और सिलिया भाई दोनों को एक दूसरे लोग पसंद है, परंतु सिलिया दलित है और ये सिलिया शूद्र है, जो ब्राह्मण जो जाति व्यवस्था में या आप कहें वर्ण व्यवस्था में सबसे निचली श्रेणी में आती है, और ये सबसे ऊपर में आते हैं, है ना। ऐसे ही है ना, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, ठीक है। तो अब शूद्र होने के चलते बेचारी इतनी परेशान है ना, इतनी परेशान है कि उससे प्यार तो कर बैठी है, उसके घर में भी, मतलब उसके घर के पास ही रहती है, पर वो उसके हाथ का बना कुछ खाता नहीं। अब उसके मन में क्या है माता दीन के नहीं पता, पर वो रेजिस्ट नहीं कर पा रहा है, समाज को रेजिस्ट नहीं कर पा रहा है कि नहीं शी इज माई वाइफ, उसको ऐसे एक्सेप्ट कर ले, वैसा नहीं हो पा रहा है। सिलिया का क्या है कि सिलिया उसके खेतों में भी काम करती है और उसे दिलो जान से चाहती भी है, एक निष्ठ है। आप बाद में देखेंगे जब सोना के घर में सिलिया जाती है समुद्र पार करके, जब आप देखेंगे उस चीज को कि सिलिया से मिलने एक दिन माता दीन आता है, बाद में जब उसका हृदय परिवर्तन हो जाता है, कुछ पैसा भी उसको देता है, तो सोना को बताने के लिए पहुंचती है, क्योंकि आपने देखा होगा कि जब उसका वहाँ फजीत होता है खेत में तो धनिया उसे ले आती है। धनिया एक बहुत ही काइंड हार्टेड कैरेक्टर है, तो धनिया के घर में रहती है ना। बच्चा
बच्चा होता है सिलिया को, कोई बताइए। तो उस दौरान वो उससे मिलने जाती है नदी पार करके, ये बताने अपनी बचपन की दोस्त सोना को कि आज माता दीन मुझसे मिलने आया था। बाद की बात बता रही हूँ, अभी उसको बाद में, अभी फ्लैशबैक में चले जाएंगे थोड़ी देर में। तो उस समय जब जो सोना का पति है मथुरा, वो थोड़ा सा हालांकि पूरे गोदान में जो पुरुषों, नहीं भैया, जो पुरुषों की स्थिति दिखाई गई है पूरे गोदान में, वो बढ़िया नहीं दिखाई। आप देखो किसी एक पुरुष को भी आप मुझे बताएं, मेहता, खन्ना, ठीक है, आप देखेंगे माता दीन को, आप देखेंगे भोला को, आप होरी को भी देखेंगे, सहुआइन। तो ऐसे कैरेक्टर रचे हैं ना जिनको देख करके मतलब बहुत अच्छा सा फील नहीं होता कि हाँ ये अच्छा सा है कोई। तो ये जाती है उसके घर में नदी पार करके, है ना। तो ये सब प्रसंग आप लोगों को वहां पर पता होने चाहिए। कोई वीडियो रुक गई है क्या भाई, बताना। तो उसके यहाँ पर जाती है वो, और वहां पर वो उसके बहुत करीब आ जाता है, और दो शरीर ही तो है, एक नर और एक मादा, है ना। तो प्रकृति ने भी कुछ चीजें ऐसे रची हैं कि कुछ चीजों का ज्ञान ही नहीं रह पाता है चीजों में, है ना। तो इतनी देर में सोना अंदर से आ जाती है, और सोना को अपने पति मथुरा पे वैसे ही डाउट रहता है। तो कहती है क्या हो रहा है ये, और उसको बोलती है कि अभी निकल जाए यहाँ से तू मेरे घर से, है ना। तो वो उसको सब बता देती है कि देखो मैं तो एक निष्ठ हूं, मैं तो माता दीन के प्रति समर्पित हूँ पूरा जीवन मेरा। तुम्हारा पति मुझे मतलब कुछ तो भी कहना चाहता था, है ना। मतलब मैं आई हूँ अचानक से रात को, और मतलब वो दरवाजा खोलने आया और इतना करीब आ गए हम लोग कि बस अब क्या कहें। तो उस समय भी सिलिया के मन में सिर्फ माता दीन के लिए ही चीजें चल रही हैं। ऐसा नहीं है कि माता दीन उससे बात नहीं करता था बीच में, तो वो किसी और के पास चली जाए, विमेन को गलत नहीं बताया है, ऐसा नहीं है अंकुश जी। आप देखेंगे अगर एक तरफ झुकाव नहीं है, आप देखें मालती को कैसे सबको अपने पीछे उड़ाती घूमती है, आप देखें यहीं पर नोहरी को, ठीक है, आप देखेंगे और किसको देखेंगे आप, और कौन कैरेक्टर है, आने दीजिए, याद आने दीजिए। तो ऐसा नहीं है किसी एक को गलत और सही बताया है, पर पुरुषों को बहुत ज्यादा इसमें नेगेटिव टाइप का दिखाया है, ठीक है। तो यहाँ पर आप क्या चीजें देख रहे हैं यहाँ पर कि सिलिया के प्रति माता दीन उसे सोसाइटल वो नहीं दे रहा है एक्सेप्टेंसी, क्योंकि वो दलित है। अचानक से सिलिया उसके खेत में एक दिन काम कर रही होती है और किसी को एक मुट्ठी भर अनाज दे देती है, आपने वो घटना पढ़ी होगी। तो ये सबको पता है कि सिलिया उसकी एक तरीके से विवाहिता नहीं है, बाकी सिलिया उसके साथ में शारीरिक अपनी मर्जी से शारीरिक रूप से उसको समर्पित है। तो अब माता दीन उसको थप्पड़ मार देता है, या दाता दीन, जो भी लोग इकट्ठे हुए उन्होंने कहा तेरी हिम्मत कैसे हो गई हमारे खेत से उसको एक अनाज देने की। तो सिलिया अब तक जिस गलत फहमी में बैठी हुई थी कि भाई मैं तुमसे प्यार करती हूँ, प्रेम में हूं मैं तुम्हारे साथ, अर्धांगिनी नहीं हूं वो अलग की बात है, तुम सामाजिक रूप से मुझे स्वीकार नहीं कर पा रहे, पर तुम्हें तो पता है ना ये सब चीजें। तो क्या मेरा इस खेत के ऊपर, मैं काम भी कर रही हूँ, मजदूरी भी कर रही हूँ, मैं क्या इस खेत के ऊपर इतना मेरा अधिकार नहीं, अख्तियार नहीं है कि मैं एक मुट्ठी अनाज किसी को दे सकूं। तो इसी बीच में ये चीज है कि माता दीन के इस तरीके के कृत्य से सिलिया के घर वाले क्रोधित हो जाते हैं। वो कहते हैं कि हमारी बेटी की भी तो कुछ इज्जत है, और दूसरा हम दलित हैं तो क्या हुआ, अब क्या ऐसे थप्पड़ खाते फिरेंगे जंगलों में। तो वो सोचते हैं कि सिलिया का तो कुछ कर नहीं सकते, पर हम माता दीन को पंडित धर्म में नहीं रहने देंगे, तो कुछ ऐसा किया जाए कि इस जिस धर्म के लिए ये इतना ज्यादा इतराता हुआ फिरता है उस धर्म को ही भ्रष्ट कर दिया जाए। और पंडित धर्म में या किसी भी धर्म में एक बड़ी, आप पॉजिटिव कहें नेगेटिव बात यह है कि इस धर्म में बने रहना बड़ा टफ है, इस धर्म को भ्रष्ट करना बड़ा ही आसान है, वापसी इसकी अच्छे से होती नहीं है। फिर आप चाहे काशी चले जाएं, चाहे आप हरिद्वार चले जाएं, कहीं पर भी चले जाएं, मुश्किल ही वापसी आपकी हो पाती है, ठीक है।
तो वो उसके मुंह में हड्डी दे देते हैं कि हड्डी तो डालनी है, एक हड्डी डाल देते हैं उसके मुंह में। अब यहां पर आप देखेंगे कि इसमें एक हड्डी डाल देते हैं मुंह में, उसके जनेऊ वगैरह तोड़ देते हैं, जो पांडित्य का उसके वो थे, मतलब पंडित्य होने के कारण थे, उनको वो तोड़ देते हैं, ब्रेक कर देते हैं। तो इस बात पर सिलिया को छोड़ देता है और वो चली जाती है अपने अपने रास्ते। सिलिया इतनी एकनिष्ठ है कि बात में कहीं पर भी उसके घर वाले भी कहते हैं कि चलो तुम साथ में चलो, यहाँ क्या करोगी अब? नहीं, यहीं पर रहूंगी, माता दीन के आसपास ही मुझे रहना है, मुझे यहीं पर रहने दो। रहती है, वो ले जाती है धनिया उसको। धनिया की उदारता है ना सबके प्रति, धनिया ले जाती है। धनिया मुंह की तेज है, धनिया उदार है, धनिया का हृदय बड़ा विशाल है ना। तो ले जाती है सिलिया को अपने घर, उसकी सेवा सुश्रूषा करती है, उसको पड़े रहे बेचारी वहां पे। धनिया भी क्या ही बेचारी परेशान है, और सिलिया कोई ऐसी तो थी नहीं, अपना काम करती थी, मजदूरी करती थी, खाना खर्चा करती थी अपना, है ना। अब क्या होता है कि सिलिया के पास बहुत दिन तक तो आता ही नहीं है। एक बार माता दीन उससे मिलने आता है, तब वो बहुत खुश होती है, तब वो सोना के घर जाती है। तो यानी कि अब माता दीन का हृदय परिवर्तन किसके प्रति यहां पर दिखाया गया है? सिलिया के प्रति। सिलिया के प्रति रचना के अंत में, रचना के अंत में माता दीन का, नहीं तो यही माता दीन है, एक दिन गोबर की जुनिया के पास भी जाता है, याद है आपको? बताइए। सिलिया के प्रति रचना के अंत में माता दीन का हृदय परिवर्तन दिखाया गया है, दिखाया गया है, जिसके फलस्वरूप माता दीन सिलिया से मिलने जाता है तथा उसे कुछ रुपए भी देता। ठीक है, सिलिया से मिलने जाता है क्योंकि माता दीन से प्यार। सिलिया अपने घर क्यों नहीं जाना चाहती है? बताओ, सिलिया अपने घर क्यों नहीं जाना चाहती है? बबली जी ही पूछ रही हैं। अच्छा भाई, सिलिया प्रेम में है, सिलिया प्रेम में है, एक निष्ठ प्रेम में। ऐसे में क्या होता है, जब कोई प्रेमी प्रेमिकाएं पकड़े जाते हैं और उनकी शादी आपस में नहीं हो पा रही है, तो घर वाले क्या करते हैं? घर वाले पकड़ के किसी दूसरे से शादी कर देते हैं, अपनी जात, अपनी गोत्र, अपने धर्म में। यही तो होता है। सिलिया इसलिए घर नहीं जाना चाहती, सिलिया उसके करीब रहना चाहती है, उसके पास रहना चाहती है। ये प्रेमचंद के कैरेक्टर है। प्रेमचंद को पता है कि मैं बाद में हृदय परिवर्तन कराऊंगा, है ना, तो उसलिए वो वहां पर गड़े हैं। ठीक है, इसलिए वहां पर वो चीजें गड़ी हैं। ठीक है, बिल्कुल माता दीन से प्यार करती हैं। बिल्कुल नेहा एकदम ठीक बता रही है, क्योंकि वो उसके करीब, उसके पास, उसके समीप रहना चाहती है। जब दो व्यक्ति प्रेम में होते हैं, हालांकि माता दीन सिर्फ शारीरिक प्रेम में है, अन्य किसी प्रेम में वो नहीं है, उसकी अच्छी बुराई उसको कोई चीज नहीं नजर आती है। इतना होने मतलब अगर आप किसी के प्रति प्रेम में हैं तो आपको उसकी हर चीज जो उसे बुरी लग रही है वो आपको भी बुरी लगनी चाहिए, है ना। उसको दुख है, पीड़ा है, तो आपको भी दुख और पीड़ा होनी चाहिए। ये प्रेम केवल शारीरिक सौंदर्य नहीं होता है। आजकल का प्रेम सिर्फ शारीरिक आकर्षण में बंधा है। प्रेम दो दिलों का मिलन होता है ना। अगर कोई लव या अरेंज कोई भी मैरिज करते हैं तो पति पत्नी की और पत्नी पति की कितनी केयर करते हैं। अच्छे लोग जो हैं, जो एक वास्तविक परिभाषा प्रेम की होनी चाहिए, हम अपनी मम्मी से, अपने पिताजी से, अपने भाई बहनों से प्रेम ही तो करते हैं। किसी को कुछ हो जाए, थोड़ा भी बुखार, किसी को ठोकर लग गई, किसी को कुछ, हमारे दिल से आह निकलती है ना।
हाय अब मैं क्या उसमें कर सकती हूँ। हम तुरंत पहुंच जाते हैं, जहां भी हम कहीं होते हैं देश के कोने में, अपने माता पिता के लिए हम तुरंत पहुंच जाते हैं। ऐसे ही शादी के बाद पति के लिए, बच्चों के लिए होता है, समझ रहे? तो यही चीज सिलिया को माता दीन के प्रति है कि मैं उसकी कैसे मदद करूं, मैं उसके पास रहूं, मैं देखूं, क्योंकि फोन तो है नहीं, पेजर तो है नहीं उस समय, ठीक है। हाँ बिल्कुल, वो बच्चा खिलाने जाता है वहां पे, नहीं बच्चा खिलाने जाता है वो। माता दीन किसका पति था? किसी का भी नहीं था माता दीन पति। अर्पिता, पुनिया कौन है? अभी याद नहीं आ पा रहा। पुनिया उसकी बीवी है, होरी, उसकी हीरा की, हीरा की बीवी है ना पुनिया, मुस्कान हीरा की बीवी पुनिया। भाई एकदम चंडी है कतई, नहीं? जब बांस वाला आता है देखा, लड़ पड़ी थी उससे, वही है ना पुनिया। समझ आई ये बात? चलिए, लगभग 80+ कैरेक्टर है यहाँ पर, ओके। खन्ना का, मिस्टर खन्ना का अपनी पत्नी के प्रति होता है, मिस्टर खन्ना का अपनी पत्नी के प्रति, अपनी पत्नी, कई जगह इनको मिसेस खन्ना लिखा गया है, कई जगह इनको गोविंदी लिखा गया है, और एक और नाम है इनका, क्या है इनका नाम बताएं? गोविंदी, मिसेस खन्ना, और एक नाम और है, अभी दिमाग से निकल गया, बताएं। शोभा का हृदय परिवर्तन, शोभा था या हीरा था? हीरा था भाई। शोभा तो अच्छा ही है बेचारा, हीरा है होरी का भाई, जो गाय को जहर दे देता है। उसका हृदय परिवर्तन बाद में होता है, जब आ जाता है, लौट आता है ना, भाग जाता है ना जब जहर देके। बताएं। कामिनी खन्ना, याद आया? क्या है नाम? कामिनी खन्ना। ये सब एक ही औरत है, अलग अलग नहीं है। कामिनी खन्ना, आप किसी भी नाम से बुला सकते हो। आपके लिए बहुत जरूरी है कि आप कैरेक्टर्स के नाम को अच्छे से याद रखें, ठीक है। तो जो मिसेस खन्ना है वो एक भली लेडी है, अच्छी लेडी है, पतिनिष्ठ लेडी है, परंतु जो इनके पति हैं मिस्टर खन्ना, उनको पल भर फुर्सत नहीं है। मिस्टर खन्ना पूंजीवाद के वो दिखाए हैं प्रतिनिधित्व। एक राय साहब एक ये मिल के मालिक है, मिल मालिक, और इनकी मिल एक बार जल भी जाती है, आपको याद हो। और इनके बारे में राय साहब एक बार कहते हैं कि मेरे सामने खन्ना एक क्लर्क था, मात्र एक क्लर्क था। आज देखो कितना बड़ा मालिक बन गया मिल का। महत्वाकांक्षी है, मेहनती है, लोगों को लूटना खसोटना जानते हैं, ठीक है। समझ आ रही है चीजें? एक बार मुझे सारे स्टूडेंट्स यस लिखें कि आपको चीजें समझ आ रही है, एक बार लिखें। तो मिल मालिक, आपको ऐसे तो नहीं लग रहा कि धीरे चल रहा है, स्लो चल रहा है? इंटरलेट कर पा रहे हो चीजों को? अगर आपको आ जाए कि प्रेमचंद ने गोदान में किन किन का हृदय परिवर्तन दिखाया, समीक्षा कीजिए या उल्लेख करें, चर्चा करें, तो बता दोगे किन किन का हृदय परिवर्तन है? मुश्किल होगा या इजी होगा, आसान होगा? जी बताएं। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि हमारी दो तीन क्लास और गोदान पे लगेंगी, फिर हम महाभोज की तरफ शिफ्ट हो जाएंगे, ठीक है। डन। जी अब आसान होगा, भोला भी इजी, यस ओके। सभी को आ रही है चीजें समझ में? भोला भी सुधर जाता है, सब सुधर जाते हैं, एकदम सुधार टाइप का है। क्या वजह है कि प्रेमचंद हार्ट चेंज कराते हैं? बताओ भाई, कोई बच्चा है जो बता दे कि प्रेमचंद की क्या कारण है कि हृदय परिवर्तन कराते हैं? बताएं। होमवर्क दे दिया करूं, आज दूंगी तरुण। हृदय परिवर्तन क्यों कराते हैं प्रेमचंद? प्रेमचंद पर गांधी जी का बड़ा प्रभाव है। बुद्धा पढ़े हुए हैं उन्होंने। बुद्धा हृदय परिवर्तन नहीं कराते थे। अंगुलीमाल ने कोशिश करी हुई थी, अपनी शपथ ली हुई थी एक तरीके से कि मैं कितने लोगों की उंगलियां काट के माला पहनूंगा बना के, जल्दी बताओ। 1000 की, 100 की, 10,000 की, 1 लाख की, कितनों की, कितने लोगों की उंगलियां काट करके माला पहनूंगा गले में?
तो अब नंबर किसका है? माँ का। मतलब कोई मिल नहीं रहा, अंतिम होने वाला माँ का ही काट लेगा। बताओ, उंगलीमाल एक बड़ा डाकू हुआ है ना। तो बुद्धा के पास आई बातें, तो बुद्धा ने कहा भाई मैं हूं अवेलेबल, तू मेरी काट ले उंगली। उसने कहा मुझे तो उंगली से मतलब है, तेरी काट लूंगा, क्या दिक्कत है मुझे। बड़ा खतरनाक तरीके का है ना। तो आप देखेंगे यहाँ पर कि उन्होंने उनको बहुत दौड़ाया, उंगलीमाल पीछे पीछे, बुद्धा आगे आगे, आगे आगे बुद्धा, पीछे पीछे उंगलीमाल, बहुत दौड़ाया और एक सही समय देख करके, एक सही स्थान देख करके उपदेश देना शुरू किया। और उंगलीमाल का हृदय परिवर्तन। उंगलीमाल इतना बड़ा चिंतक बना बाद में, है ना। तो जी, तो इसलिए जिस प्रकार से उंगलीमाल का हृदय परिवर्तन हुआ, और कितने सारे हृदय परिवर्तन हैं आप देखेंगे। रामायण पढ़ते हैं हम लोग, रामायण में कैकेयी को पश्चाताप होता है कि नहीं होता है? बाद में बताएं, जल्दी बताएं। गांधी जी क्या करते थे? गांधी जी कहते थे मेरे इस गाल पे कोई थप्पड़ मारा, ये लो इस पे भी मार लो। क्यों? ताकि मैं तुम्हारा हृदय परिवर्तन करा सकूं, तुम्हें ये लगे कि कैसा आदमी है। फर्स्ट क्लास एसी के डब्बे में बैठ गए इंग्लैंड में, लात मार मार के नीचे गिरा दिया है, गिर पड़े हैं, पर क्या चाहते हैं कि हृदय परिवर्तन हो जाए। ठीक है, हृदय परिवर्तन चाहते हैं। तो ये जो प्रभाव इनके ऊपर है, प्रेमचंद के ऊपर, इसलिए ये अपनी हर रचना के अंत में पात्रों का हृदय परिवर्तन कराते हैं। ठीक है जी। तो ये जो है मिस्टर खन्ना, ये मिलके मालिक हैं और अपनी पत्नी के लिए, अपने बच्चे के लिए बिल्कुल नीरस है। मतलब कोई मतलब ही नहीं है हमें तुमसे, बुखार है तुम्हें, क्या है बच्चे को अपना। ठीक है, अंकुश जी 11 और 12 की हिंदी की जो बुक्स हैं बच्चे, वो स्टडी करना अच्छा रहेगा आपके लिए। पर जब हम हिंदी साहित्य का इतिहास पढ़ेंगे, है ना, उसके जो कालक्रम पढ़ेंगे, जब हम पढ़ेंगे भक्ति काल, रीति काल, आधुनिक काल, वहां पर उसको पढ़ना ज्यादा उचित रहेगा। ये जो है आपके लिए, जब हिंदी भाषा का भी इतिहास पढ़ेंगे वहां पर भी उचित होगा। यहाँ पर अभी आपकी रचनाएं चल रही हैं, ये हिंदी उसमें नहीं है। ठीक, अपने बच्चे और पत्नी, अपने बच्चे एवं पत्नी के प्रति नीरसता का भाव इनके अंदर है, नीरसता का भाव। और बाद में क्या होता है, रचना के अंत में, रचना के अंत में कामिनी खन्ना के प्रति, एक बार घर भी छोड़ के चली जाती है बेचारी, है ना, फिर मेहता मिलते हैं उधर। कामिनी खन्ना के प्रति पति धर्म एवं अपनी जिम्मेदारियों का एहसास होते हुए मिस्टर खन्ना का हृदय परिवर्तन। अच्छा, एक कैरेक्टर है इसमें, मीनाक्षी देवी। कौन है मीनाक्षी देवी? बताएंगे, जल्दी बताएं। ठीक है, तो इनका भी हृदय परिवर्तन है। और किनका हृदय परिवर्तन है? हीरा का होरी के प्रति हृदय परिवर्तन। ये कौन है? इनका भाई है ना। होरी, कितने भाई हैं? होरी है, शोभा है और हीरा है, ऐसे ही है ना। होरी सबसे बड़ा और शोभा और हीरा, ऐसे करके भाई हैं, 3 भाई हैं। इन 3 भाइयों में होरी सबसे बड़ा है और होरी की बीवी का नाम क्या है? धनिया है। ठीक है, और जो ये है हीरा, इनकी बीवी का नाम है पुनिया। ठीक, शोभा की बीवी का नाम किसी को पता है? ठीक है,
ये चीजें समझ आ रही है? मुस्कान, अभी बच्चे नहीं पढ़ रहे हैं उसको, प्लीज 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 फोकस ऑन द गोदान। अभी सिर्फ गोदान खरीद लीजिए, ठीक है? अभी सिर्फ ये खरीद लीजिए। धीरे धीरे जैसे क्लासेस आगे बढ़ती जाएंगी, अभी तो आपकी 2 घंटे क्लास हो नहीं रही। मैं ये चाहती हूँ कि क्लास में आप केवल डाउट पूछें, है ना? डाउट कौन से? जो रिलेटेड है क्लास से, ताकि मेरा तो ध्यान जाता ही है आगे स्क्रीन पर डिस्ट्रैक्शन होता है उससे, है ना? अभी मेरे दिमाग में 6-7 किताबें कौंध गई अचानक से कि आपको रामस्वरूप चतुर्वेदी की बोलूं, नगेंद्र की बोलूं, शुक्ल जी की बोलूं, किसकी बोलूं? तो प्लीज़ फोकस करें अभी क्लास में। वो दिमाग से स्टोरी और कैरेक्टर निकल जाते हैं फिर, है ना? कुछ बताने वाली होती हो, वो फिर चला जाता है। ये समझने का कोशिश करें, समझने की इसको प्रयास करें कि अभी इंटर रिलेट नहीं करेंगे, इसका मतलब आप गोदान समझ आएगा नहीं अभी। और फिर जब हिंदी साहित्य का इतिहास पढ़ेंगे तब गोदान पूछोगे कि जुनिया कौन थी, है ना? तो बेहतर क्या होगा? बेहतर ये होगा जब जहाँ हो वहाँ पे अपना 100% दो, ठीक है? जहाँ हो वहाँ पर 100% दो आप अपना, नहीं तो ऐसे दिक्कत हो जाएगी, ठीक है? हीरा ने क्या किया? हीरा ने होरी गाय लेकर के आया। भोला से होरी ने गाय खरीदी जो दिखने में बहुत सुंदर थी, दिखने में बहुत सुंदर थी। हीरा और शोभा, हीरा और शोभा होरी के भाई हैं, है ना? होरी के भाई हैं जो उससे अलग हो चुके हैं, जो उससे अलग हो चुके हैं। हीरा के मन में, हीरा के मन में गाय को देखकर, गाय को देखकर द्वेष। असल ये तो 2 घंटे की है। गाय को देखकर, हीरा के मन में गाय को देखकर ईर्ष्या और द्वेष का भाव पनपने लगता है। फल स्वरूप वह अवसर देखकर गाय को जहर दे देता है। होरी हीरा को गाय के पास खड़ा देखकर, गाय के पास खड़ा देखकर खड़ा पाता है तो कुछ समझ नहीं पाता। सुबह होते होते, ठीक है? ये चीजें हो गई आपकी, ओके? ये चीजें लिख लीजिए। सुबह होते होते गाय मर जाती है और पुलिस आ जाती है। ठीक है? यहां पर क्या होता है? सुबह होते होते गाय की मौत हो जाती है और हीरा घर छोड़कर कहीं भाग जाता है। हीरा घर छोड़कर कहीं भाग जाता है, ठीक है?
ठीक है। यहाँ पर आप देखेंगे कि लास्ट में अगर आपके पास ये वाला है तो लास्ट में 1 1 2 3 लास्ट 3 नंबर पर आएंगे। वहां पर देखें होरी कहता है कि क्या करता, अपना धर्म भी तो कुछ है। हीरा ने नालायकी की, क्योंकि पता होरी को भी है, हीरा ने नालायकी की तो क्या मैं उसके बाल बच्चों को संभालने का कोई तो होना चाहिए था, क्योंकि हीरा तो अपनी जिम्मेदारी छोड़ के भाग गया, डर गया। कौन था मेरे सिवा ये बता। होरी का एक उदात्त चरित्र यहाँ पर दिखाया है। उदात्त कहते हैं श्रेष्ठ को, यानी जो एक मतलब जेंटलमैन होता है। उदात्त कई बार आएगा आपके साथ में, उदात्त चरित्र है ना, श्रेष्ठ। मैं ना मदद करता तो आज उसकी क्या गति होती। बताइए, होरी के घर में अपने खाने के लिए कुछ नहीं है, हीरा की मदद, हीरा के बच्चों की और बीवी की मदद कर रहे हैं। इतना सब करने पर भी तो मंगरू ने उस पर नालिश कर ही दी। यानी कि मंगरू कौन है, मंगरू सूद में पैसे लिए होंगे, नालिश कर दी, जैसे कुर्की ये वो, तो उसकी कुछ जमीन जायदाद अपने नाम लिख रही। रुपए गाड़ कर रखेगी तो क्या नालिश ना होगी। ये कौन है, ये धनिया है। धनिया बहुत मतलब धनिया काफी साफ शब्दों में चीजें कह रही है ना। यहां पर क्या कह रही है कि रुपए गाड़ कर ना रखेगी, यानी कि घर में उसने रुपए ऑलरेडी गाड़ कर रखे हुए हैं उसकी बीवी ने, पुनिया ने। क्या बकती है, खेती से पेट पल जाए वही बहुत है। ये क्या है, किसान की स्थिति है। क्या बकती है, होरी कह रहा है अपनी बीवी को, क्या बकती है, खेती से पेट पल जाए वो बहुत है, गाड़ कर कोई क्या रखेगा, क्योंकि कोई बाहर से नौकरी तो पुनिया कर नहीं रही। खेती से उसका पेट पल जाए वही बहुत है, मोर देन। हीरा तो जैसे संसार से ही चला गया, मेरा मन तो कहता है कि आवेगा कभी न कभी जरूर। होरी एकदम आशावाद का परिचायक यहाँ पर दिखाया गया है। होरी कह रहा है कि एक ना एक दिन मेरा भाई जरूर आएगा, है ना। समझ रहे, दोनों सोए। होरी अंधेरे मुंह उठा तो देखता है हीरा सामने खड़ा है। दोनों रात को सोए। इंट्यूशंस होते हैं, मुझे भी होते हैं कि कल क्या ये होने वाला है ना। बाल बड़े हुए हैं, कपड़े तार तार, मुंह सूखा हुआ, देह में रक्त और मांस का नाम नहीं, जैसे कद में छोटा हो गया हो। दौड़कर होरी के कदमों पर गिर पड़ा। ये क्या है, हृदय परिवर्तन। और ये क्या था, ये दृश्य बिंब था। जैसे ही मैंने कहा बाल बड़े हुए, आपके मन में एक दृश्य बिंब आया, इसी को कहा जाता है बिंबात्मक, इसी को कहा जाता है दृश्य बिंब। जब मैं किसी का वर्णन कर रही हूं या आप कर रहे हैं तो आपके समक्ष एक प्रकार की आकृति का बन जाना, ये क्या होता है, ये बिंब है। बाल बड़े हुए, तार तार कपड़ा, मतलब बिल्कुल कपड़ा जो है क्षीण हो चुका है, मुंह सूखा हुआ, देह में रक्त और मांस का नाम नहीं, बिल्कुल कंकाल टाइप, जैसे कद में छोटा हो गया हो, यानी कि हाइट भी लग रही है कम हो गई है। दौड़कर होरी के कदमों में गिर पड़ा, तो यानी कि रचना के अंत में हीरा का हृदय परिवर्तन। गिर पड़ा, मैं गिल्ट हूं, मैं गिल्टेड हूं, मैं उस चीज के लिए पश्चाताप कर रहा हूं, है ना। होरी ने उसे छाती से लगाकर कहा, तुम तो बिल्कुल घुल गए हीरा। घुल गए यानी कि कुछ बचा ही नहीं तुम्हारे अंदर। तो कब आए, आज तुम्हारी याद बार बार आ रही थी, बीमार हो क्या। इंटेंशन, गांधी जी, गांधीवाद का प्रभाव साफ झलकता है गोदान से। हीरा ने कुछ जवाब, आज उसकी आंखों से वह हीरा ना था, आज उसकी आंखों में वह हीरा ना था, उसकी जिंदगी तलक कर दी थी, बल्कि वह हीरा था जो भी माँ बाप का छोटा सा बालक है। बीच के ये 25-30 साल जैसे मिट गए हो, उनका कोई चिन्ह ना हो। ये क्या है, ये होरी के मन में भी हीरा के प्रति कोई भी दुश्वार नहीं है, कोई द्वेष नहीं है। ये वो हीरा था होरी की नजरों में, जिस हीरा को माता पिता छोड़ के गए थे उसके पास में। ठीक है, ये कौन सा हीरा था, ये वो हीरा था जिसको माता पिता उसके पास में बच्चा समझ के, ये छोटा भाई था होरी का। ठीक है, तो आज उसके मन में कोई ऐसा द्वेष भावना नहीं था कि ये वो ही है जिसने मेरी जिंदगी तलक कर दी। तलक क्यों कर दी, गाय मर गई, रही नहीं, पुलिस कचहरी हुआ, डांड भरना पड़ा। यहाँ पर तो क्या थानेदार ने अलग खाया,
पुलिस आएगी इसका मतलब है कुछ ना कुछ लेकर जाएगी, है ना। डांड भरा, पंचायत बैठी, गोबर ने और कहीं विवाह कर लिया, उस पर पंचायत। यहाँ पर एक जो हम जब राजनीतिक कारण पढ़ेंगे इसके, वहां पर देखेंगे कि थानेदार से लगा करके राय साहब और पंचायत, जो कि लोकतंत्र का एक उपकरण है, लोकतंत्र का एक स्तंभ है। निचली जो हमारी लोकल जो गवर्नेंस है वो कौन है? पंचायत। तो उसने भी होरी के साथ में अच्छा नहीं करा। तो राजनीतिक जो यहाँ पर चुनौतियां हैं उनको भी यहाँ पर देखते हुए चलेंगे, ठीक है। आज उसकी होरी की नजरों में वो कौन है? वो बच्चा है, जिसको छोटा बालक, उसका छोटा भाई सॉरी, हीरा ने कुछ जवाब ना दिया, खड़ा होकर रोता रहा। होरी ने उसका हाथ पकड़कर गदगद कंठ से कहा, क्यों रोते हो भैया? आदमी से तो भूल चूक हो जाती है, ये बताओ कहाँ रहे इतने दिन? ये बताओ कहाँ रहे इतने दिन? कोई बात नहीं, तुमसे जो भूल हुई वो माफी योग्य है, कोई बात नहीं, अब ठीक है। हीरा कातर स्वर में बोला, क्या बताऊं दादा, बस यही समझ लो कि तुम्हारे दर्शन बदे थे, यानी कि तुम्हारे दर्शन मेरे नसीब में लिखे थे, इसलिए मैं बच गया। हत्या सिर पर सवार थी, ऐसा लगता था गऊ मेरे सामने खड़ी है हरदम। सोते जागते कभी आंखों से ओझल नहीं होती थी, कभी आंखों से ओझल नहीं होती थी। ऐसा लगता था मतलब कि मेरे सामने खड़ी है, मतलब हीरा कोई मर्डरर थोड़ा था बेचारा, एक सामान्य आदमी था। अब ईर्ष्या में आदमी क्या कर जाए कुछ पता नहीं, है ना। तो हीरा कह रहा है, मैं पागल हो गया, 5-7 साल पागल खाने में रहा, बताइए, मेंटल हो गया। मतलब आज वहां से निकले हुए 5 साल कहाँ पर रहा, मतलब पागल खाने में। आज वहां से निकले 6 माह हुए हैं, मांगता खाता फिरता हूँ, यानी कि भिखारी बन गया हूँ। यहाँ आने की हिम्मत ना पड़ती थी, कैसे किसी को मुंह दिखाऊंगा। आखिर जी न माना, कलेजा मजबूत करा और चला आया। तुमने मेरे बाल बच्चों को ना देखा होता तो भैया ... यानी कि उनका तो क्या ही होता। होरी ने बात काटी, अरे तुम नाहक ही भागे, पागल हो, भागे। अब दरोगा को 10-5 दे करके मामला रफा दफा कर देते, और क्या होता, और क्या होता उससे ज्यादा। तो इधर हीरा कह रहा है, दादा तुम्हारा ये ऋण मैं कभी नहीं उतार पाऊंगा। दादा यानी कि बड़े भाई, तुम्हारे इस ऋण से उऋण, यानी कि इसको उतार नहीं पाऊंगा। मैं कोई गैर थोड़े हूं भैया, मैं तुम्हारा अपना हूं। होरी प्रसन्न था, जीवन के सारे संकट, सारी निराशाएं मानो उसके चरणों पर लौट रही थी। कौन कहता है जीवन संग्राम में वह हारा है, आज उसके पास सब है, उसका अपना भाई भी आ गया है। कौन कहता है होरी के पास कुछ नहीं, होरी के पास अपने भाई हैं, बच्चे हैं। ये उल्लास, ये गर्व, क्या पुलक थी, क्या हार के लक्षण हैं ये। इन्हीं हारों में उसकी विजय है, उसके टूटे फूटे उसके अस्त्र, उसकी पताकाएं हैं। उसकी छाती फूल रही थी और होरी के पिचके हुए मुंह पर तेज आ गया था। हीरा की कृतज्ञता में उसके जीवन की सारी सफलताएं मूर्तिमान हो गई थी। उसके बखार में 100-200 मन अनाज भरा होता, उसकी हांडी में 1000 रुपए गड़े होते, पर उसमें उसे ये स्वर्ग ना मिल पाता जो छाती फूल के आज 56 इंच का जो सीना उसका हुआ वो आज हो गया। हीरा ने उसे सिर से पांव तक देखकर कहा, तुम भी तो बहुत दुबले हो गए हो दादा। अब देखना यहाँ पर, तुम भी तो बहुत दुबले हो गए हो दादा। दुबलापन किसका परिचायक है? गरीबी का, बेरोजगारी का। होरी ने हंसकर कहा, क्या ये मेरे मोटे होने के दिन है? इसको अंडरलाइन करो, क्या ये मेरे मोटे होने के दिन है? मोटे वह होते हैं जिनको न ऋण यानी ऋण, डेब्ट का सोच है, ना इज्जत का। यहाँ से ये लाइन बिल्कुल अंडरलाइन करना। ये कई बार व्याख्या इसकी पूछी गई है। इस समाज में मोटा वह होता है, इस समाज में मोटा होना बेहयाई है। क्या है? बेशर्मी है, बेहयाई है। 100 को दुबला करके तब एक मोटा होता है। ऐसे मोटेपन में क्या सुख? सुख तो जब है, सुख तो तब है जब सब मोटे हो जाए। यहाँ से इसको अंडरलाइन कर लेना, ऐसे मोटा होने में बेहयाई है। ठीक है, समझ आई चीजें? तो होरी भाग जाता है
हीरा घर छोड़कर कहीं भाग जाता है। कई वर्षों के बाद हीरा घर वापस आता है एवं होरी के पैरों में गिर जाता है ना। होरी के मन में भी हीरा के लिए कोई द्वेष नहीं है। जी बताएं, आया समझ में? हो ना आप लोग क्लास में हो या नहीं हो? कहीं चले गए, निकल गए? एक बात मुझे बताएं कि समझ में आया या नहीं, बताएंगे एक बार? बताएं एक बार। कोई द्वेष नहीं है, वो भी आज उन संकट भरे वर्षों को अपनी जिंदगी से निकाल देता है एवं होरी को हृदय से लगा लेता है, होरी को गले से लगा लेता है, गले से लगा लेता है। आप अगर यहाँ पर कुछ चीजों को जी अच्छा हो, अर्पिता हैं, तरुण हैं, मुस्कान हैं, अर्पिता खो गए थे कहाँ खो गए थे आप लोग? बताएं कहाँ खो गए थे? यहाँ पर अगर आप कोई कोटेशन देना चाहते हैं तो वो दे सकते हैं यहाँ पर कि यहाँ पर कोटेशन दे सकते हैं कि होरी ने हीरा को छाती से लगाकर बोला, क्या बोला कि तुम तो बिल्कुल धुल गए हो हीरा, तुम तो बिल्कुल घुल गए हो हीरा, बीमार हो क्या? कब आए आज तुम्हारी याद बार बार आ रही थी, बार बार आ रही थी। बीमार हो क्या? ये कौन पूछ रहा है? होरी पूछ रहा है। ये क्या दर्शाता है? ये दर्शाता है उसका इंटेंशन। तुम्हारी याद आ रही थी, अटैचमेंट। जब हम किसी को याद करते हैं और वो आ जाए तो हम उसको कहते हैं कि हाय मेरा तुम्हारा संबंध कितना गहरा है। ठीक है, मेरा और तुम्हारा संबंध कितना गहरा है। ठीक है,
ठीक है जी, लिखिए आगे। गोबर का भी हृदय परिवर्तन होता है। गोबर का हृदय परिवर्तन, गोबर का हृदय परिवर्तन किस किस के प्रति होता है बताएं। गोबर भी बहुत शहर में जाकर के, गोबर का गांव से शहर जाना, गोबर का गांव से शहर जाना एक प्रकार की सामंतवाद को दिखाता है। गोबर भी तो ब्याज पे पैसे देने लगा था जब वहां जाता था। उसके बाद अपनी पत्नी को लेकर झुनिया को लेकर जाता है। झुनिया को जब लेकर जाता है तो उसका कौन सा ख्याल रखता है वो। झुनिया का बच्चा मर जाता है, झुनिया दोबारा प्रेग्नेंट है, झुनिया अपने बच्चे के पागलपन में पागल है, उसका कोई मतलब नहीं है। झुनिया के प्रति भी उसका हृदय परिवर्तन है, झुनिया के प्रति भी उसका हृदय परिवर्तन है। जब उसको मिल में हड़ताल वगैरह होती है और दंगा हो जाता है तो गोबर को चोट वगैरह आती है, उसके बाद झुनिया उसकी बहुत सेवा करती है, जिसके बाद गोबर का हृदय परिवर्तन होता है। तो झुनिया के प्रति है ना, रचना की शुरुआत में गोबर झुनिया को प्रेम करता है। गोबर झुनिया को प्रेम करता है। झुनिया के विवाह पूर्व गर्भवती होने के बाद उसे छोड़कर शहर जाना, शहर से वापस आकर झुनिया को ले जाकर तथा धीरे धीरे झुनिया से मोहभंग की स्थिति दिखाई है। मोहभंग की स्थिति दिखाई है गोबर की। अब वो उसे प्यार ही नहीं करता है ना, अब उसे उसकी कोई परवाह ही नहीं है। झुनिया मरे, उसका बच्चा मरे, कोई बीमार पड़ जाए, कोई गर्भवती हो जाए, उसे कोई मतलब नहीं। ठीक है, आगे हड़ताल में मजदूर संघर्ष के दौरान गोबर का घायल होना तथा झुनिया का रात दिन गोबर की सेवा करना, गोबर को झुनिया के प्रति आकर्षित करता है। दूसरा हृदय परिवर्तन, तो ये यहाँ पर वापस उसको हृदय परिवर्तन हो गया उसका। अब वो झुनिया से प्रेम करने लगा। ठीक है, वापस दूसरा जो हृदय परिवर्तन है यहाँ पर, दूसरा हृदय परिवर्तन गोबर का अपने पिता होरी के प्रति भी है। दूसरा परिवर्तन गोबर का होरी के प्रति
आप देखेंगे संयुक्त परिवारों आदि के खिलाफ है गोबर, वहां से छोड़ आया है, किसी कोई मतलब नहीं है उसे किसी से, बाद में वापस जाता है ना, वापस जाता है, उनके लिए कपड़े लेकर जाता है, उनकी परवाह करता है ना, ये सारी चीजें। ठीक है, ये लिख लीजिए। लिख लीजिए चीज। लिख लिया? नोटेड। एक बार बैक स्लाइड। ओके जी, ओके, ठीक है, ये हो गए। ये था क्या? हृदय परिवर्तन। ठीक है, ये क्या था? हृदय परिवर्तन। ओके, चलिए और इसमें देखते हैं चीजों को। क्या कह रहे हैं? सामंतवाद का मतलब क्या होता है? सामंत कौन होते हैं हर्षित? सामंत कौन होते हैं? सामंतवाद कौन होता है? नहीं पता, कोई बात नहीं। देखो, पूंजीपति पता है? पूंजीपति पता है? कैपिटलिस्ट, कैपिटलिस्ट, जो सिर्फ प्रॉफिट को सोचते हैं, प्रॉफिट। सामंतवाद, या आप कह सकते हैं सामंत, ये कौन है? आप देखेंगे बड़ी बड़ी लैंड होल्डिंग, बड़ी बड़ी लैंड होल्डिंग मतलब जमींदार, जमींदारी है लोगों के पास। और एक जो आपको वर्ग दिखाई देगा, वो दिखाई देगा लेबर। कौन? लेबर्स। ये कौन है? कृषक है। तो जो मिल है, जो फैक्ट्रीज हैं, जो खेती है, वो कौन कर रहा है? एक्चुअल में ये लोग कर रहे हैं, बट दे आर रिसोर्सलेस। ये कौन लोग हैं? जिनके पास संपत्ति नहीं है, जिनके पास कोई जमीन नहीं, कोई फैक्ट्री नहीं, तो ये दिन रात काम करते हैं। और इनको क्या मिलता है? आप अगर राय साहब को देखोगे तो राय साहब भी सामंतवाद का परिचायक है। एक मिनट रुकेंगे, शुरू से खोलिए। जब ये राय साहब के घर जाते हैं, ये सोचते हैं बाप रे राय साहब कितने बढ़िया आदमी हैं, है ना? तो खोलें, चले शुरुआत में खोलें। शुरुआत में आपको खोलना है अगर किसी के पास ये वाली कॉपी है तो 14वें 15वें पेज पर खोल लीजिए, कुछ 15वें पेज पर, पेज नंबर 15। होरी पहुंच चुका है उसके घर में,
जब गाय मिली, भोला मिला रास्ते में, है ना, होरी पहुंच चुका है, होरी देख रहा है कि मंडप सज रहे हैं, तैयारी हो रही है। क्यों? क्योंकि उनके घर पर क्या होने वाला है, उनके घर पर दशहरे के अवसर पर धनुष यज्ञ होने वाला है और इस धनुष यज्ञ में होरी माली बनने वाला है। ठीक है, एक ठीक ठाक स्थिति बन गई कि राय साहब कोई हैं जो बहुत बड़े सहृदय व्यक्ति हैं। अब इधर देखें, वे आगे आगे कोठी की ओर चले, होरी पीछे पीछे चला। वहीं एक घने वृक्ष की छाया में एक कुर्सी पर बैठ जाते हैं और जमीन पर होरी को बैठने का इशारा करते हैं। ये क्या है? समतावाद है। जमीन में बैठो तुम और हम कुर्सी में बैठ गए। चलो, समझ गया मैंने क्या कहा? कारकुन को तो जो करना है वह करेगा ही, लेकिन असामी जितने मन से असामी की बात सुनते हैं वह कारकुन की नहीं सुनते। असामी कौन है? होरी जैसे लोग जो जमीन उस पे खेती कर रहे हैं, है ना। और कारकुन जो इनके कारिंदे, जो इनके चौकीदार, चपरासी। तो तुम्हारी बात ज्यादा सुनेंगे, तुम्हारे टाइप के जो किसान हैं। ये पब्लिकेशन है इसका, कौन सा है भाई? राजपाल होना चाहिए, राजपाल है शायद, हाँ राजपाल की है ये बुक मेरी। ठीक है, तो ये कहते हैं कि तुम्हारी बात ज्यादा अच्छे से सुनेंगे। हमें इन्हीं 5-7 दिनों में 20,000 रुपए का प्रबंध करना है। तुम कराओ किसानों से। कैसे होगा समझ में नहीं आ रहा है। तुम सोचते होंगे मुझे टके के आदमी को मालिक अपना दुखड़ा सुनाने क्यों बैठे हैं। किससे कहूं अपने मन की बात, न जाने क्यों किसी पर विश्वास नहीं होता। इतना जानता हूं कि तुम मुझ पर हंसोगे नहीं, और हंसोगे भी तो तुम्हारी हंसी को मैं बर्दाश्त कर लूंगा, क्योंकि तुम बहुत ही लोअर टाइप के आदमी हो। नहीं सह सकता उनकी हंसी जो अपने बराबर के हैं, जो मन में ईर्ष्या ले लेंगे, जो हंसी ले लेंगे, व्यंग कर देंगे, जलन में रहेंगे। और वे क्यों ना हंसेंगे, मैं भी तो उनकी दुर्दशा और विपत्ति पर हंसता ही हूँ। कौन कह रहे हैं? राय साहब होरी से कह रहे हैं। दिल खोलकर तालियां बजाकर हंसता हूं जब उनकी इस तरीके की कोई स्थिति बनती है। संपत्ति और सहृदयता में बैर है। हम भी दान देते हैं, धर्म करते हैं, लेकिन जानते हो क्यों? केवल अपने बराबर वालों को नीचा दिखाने के लिए हम इस तरीके के ढोंग करते हैं। एक तरीके से हमारा दान और धर्म कोरा अहंकार है, विशुद्ध अहंकार। कौन कह रहे हैं? राय साहब, एक बड़े जमींदार हैं। हम में से किसी पर डिक्री हो जाए, कुर्की आ जाए। डिक्री कुर्की यानी कि हमारा घर सारा पुलिस ले जाए अपने घर में सामान, दूध के गिलास से लगाकर फ्रिज कूलर सब। बकाया माल गुजारी की इज्जत में हवालात हो जाए, किसी का जवान बेटा मर जाए, किसी की विधवा बहू निकल जाए, किसी के घर में आग लग जाए, कोई किसी वैश्या के हाथों उल्लू बन जाए या असामियों के हाथों पिट जाए, उसके और सभी भाई उस पर हंसेंगे, बगले बजाएंगे और मानो सारे संसार की संपदा हमें मिल गई। मतलब हम इतने बदतमीज तरीके के हैं कि किसी के घर जले हम वहां हाथ सेकने पहुंच जाएंगे हंस हंस के। बड़ा मजा आया, बड़ा मजा आया, नहीं? और मिलेंगे तो इतने प्रेम से जैसे पसीने की जगह खून बहाने को तैयार है। अरे अरे कैसे हो, कैसे हुआ सब, ये बहुत दुख हुआ जानकर, नहीं? अरे और तो और हमारे चचेरे फुफेरे ममेरे मौसेरे भाई जो इसी रियासत की बदौलत मजे लूट रहे हैं, कविता कर रहे हैं, जुए खेल रहे हैं, शराबे पी रहे हैं, अय्याशी कर रहे हैं, वो भी मुझसे जलते हैं। आज मैं मर जाऊं तो घरों में घी के दिए जलाएं। मेरे दुख को कोई भी समझने वाला नहीं है। उनकी नजरों में मुझे दुखी होने का कोई अधिकार ही नहीं है। अगर मैं दुखी होता हूं, अगर मैं रोता हूं, तो दुख को भी हंसी में उड़ाते हैं। अगर मैं उड़ाता हूं, क्योंकि उन्हें अगर ये पता चल गया कि मैं दुखी हूं तो वो बहुत ज्यादा सुखी हो जाएंगे मेरी इस चीज से। उनकी नजरों में मुझे अगर बीमार होना है तो मुझे सुख होता है, और मैं अगर अपना ब्याह करके घर में कलह नहीं बढ़ाता तो यह मेरी नीच स्वार्थ परखता है। अगर मैं ब्याह कर लूं तो ये मेरी विलासंधता होगी, यानी कि अगर मैं आज शादी कर लूं तो ये मेरी विलासिता होगी। इन लोगों ने मुझे भोग विलास में फंसाने के लिए क्या क्या कम नहीं चाले चली, वैश्याएं भेजी घर में, नहीं? अब तक जलते हैं। उनकी इच्छा है मैं अंधा हो जाऊं, मुझे लूट लें। मेरा धर्म ये है कि सब कुछ देखकर भी कुछ ना कहूं, सब कुछ देखकर भी गधा बना रहूं। ठीक है, अब राय साहब ने गाड़ी बढ़ाने के लिए 2 बीड़े पान उठाए और होरी के मुंह की ओर ताकने लगे, जैसे उसके फेस एक्सप्रेशंस को पढ़ना चाहते हूं। ठीक है,
सब प्रकाशन का चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। होरी ने साहस बटोर कर कहा, हम समझते थे कि ऐसी बातें हम ही करते हैं, जिसके पास पैसा नहीं केवल वही दुखी है। नहीं, ये तो तुम भी दुखी है, ये तो तुम भी दुखी हो, है ना। तुम भी भाई बहुत दुखी चल रहे हो। हमें क्या पता था, हमें नहीं पता था ये चीज, है ना। हमें तो लगा कि भाई बस केवल हम ही हम यहाँ पर दुखी हैं। ठीक है, डन। राय साहब ने मुंह में पान भरकर कहा, तुम हमें बड़ा आदमी समझते हो, हमारे नाम बड़े हैं पर दर्शन थोड़े हैं। गरीब में अगर ईर्ष्या या वैर हो तो स्वार्थ के लिए या पेट के लिए ऐसी ईर्ष्या और वैर को क्षम्य समझता हूँ, यानी कि क्षमा योग्य समझता हूँ। हमारे मुंह की रोटी कोई छीन ले, उसके गले में उंगली डालकर निकालना हमारा धर्म हो जाता है। अगर हम छोड़ दें तो देवता हैं। बड़े आदमियों की ईर्ष्या और वैर केवल आनंद के लिए है। हम इतने बड़े आदमी हो गए हैं कि हमें नीचता और कुटिलता में ही निस्वार्थ और परम आनंद मिलता है। हम देवतापन के उस दर्जे पर पहुंच गए हैं जहां हमें दूसरों के रोने पर हंसी आती है। तुम इसे छोटी साधना मत समझो, जब इतना बड़ा कुटुंब है तो कोई ना कोई जान तो बीमार पड़ती रहेगी। ये सब चीजें हो रही हैं। उसके बाद देखें आगे। जी, अंडरलाइन करना जहां बोलूंगी। अगले ही पन्ने पे जाएं, अगला ही पन्ना, ठीक है, अगला ही पन्ना। उस पे इन्होंने यही सब अपना रोना रोया है। दुनिया समझती हम बड़े सुखी हैं, हमारे पास इलाके, महल, सवारियां, नौकर चाकर, कर्ज, व्यवसाय क्या नहीं है, लेकिन जिसकी आत्मा में बल नहीं, अभिमान नहीं, वह और क्या चाहे। कुछ ही आदमी नहीं है जिसे दुश्मन के भय मार नींद नहीं आती है। ये नहीं भोग विलास। साहब शिकार खेलने आए या दौरे, मेरा कर्तव्य है कि मैं दुम लगा दूं उनके पीछे। ठीक है, उनकी भौं पर शिकन पड़ी और प्राण सूखे। उन्हें प्रसन्न करने के लिए हम क्या नहीं करते, मगर वह पचड़ा सुनाने लगूं तो शायद तुम्हें विश्वास ना आए। डालियों और रिश्वतों तक तो खैर गनीमत है, हम सिजदे करने को भी तैयार रहते हैं। अब यहाँ पर अंडरलाइन करें, मुफ्तखोरी ने हमें अपंग बना दिया है। हमें अपने पुरुषार्थ पर लेश मात्र भी विश्वास नहीं आता है। केवल अफसरों के सामने दुम हिला हिलाकर किसी तरह कृपा पात्र बने रहने और उनकी सहायता से अपनी प्रजा पर आतंक जमाना ही हमारा उद्यम है, हमारा कारोबार है। पिछलगुओं की खुशामद से इतने अभिमानी और तुनक मिजाजी बना दिया है। हमें शील, विनय और सेवा का हमसे लोप हो गया है। मैं तो कभी कभी सोचता हूँ, अगर सरकार हमारे इलाके छीनकर हमें अपनी रोजी के लिए मेहनत करना सिखा दे तो हमारे साथ कितना महान उपकार करे। और निश्चय ही है कि अब सरकार भी हमारी रक्षा न करेगी। अब हमसे कोई स्वार्थ नहीं निकलता। लक्षण कह रहे हैं कि बहुत जल्द हमारे वर्ग की हस्ती मिटने वाली है। जमींदार अपने ही वर्ग के लिए कह रहा है कि अब सामंतवाद का खात्मा होने वाला है, अब जमींदारी का खात्मा होने वाला है। 1936 की बात है, किसान आंदोलन चल रहे हैं। उसी समय पर बहुत सारे ऐसे चेंजेस आने वाले हैं सोसाइटी में कि काश्तकारी, जमींदारी और इन सब प्रथाओं पर एक क्वेश्चन मार्क लगा कर रख दिया है। ठीक है, इसे अंडरलाइन कर ले कि ईश्वर वह दिन जल्द लाए, मतलब वहां पिछला लक्षण कह रहे हैं कि बहुत जल्द हमारी हस्ती मिटने वाली है। मैं उस दिन का स्वागत करने को तैयार बैठा हूं। ईश्वर वह दिन जल्दी लाए, वह दिन हमारे उद्धार का होगा। हम परिस्थितियों का शिकार बने हुए हैं। ये परिस्थिति हमारा सर्वनाश करेगी। जब तक संपत्ति की है हमारी बेड़ी हमारे पैरों से ना निकलेगी, तब तक हमारे सिर पर यह अभ्यास, ये जो है, ठीक है, बेगार, हाँ ये हो गया, संपत्ति न रहेगी, ये होगा वो होगा। मानवता वह पद पर पहुंचा दे जिस पर पहुंचना जीवन का अंतिम लक्ष्य है। अब देखो, इतनी महान बातें, संत महात्मा होरी के मन से, वाह वाह, कितना दुखी है बेचारा, फ्री का खा के कितना बेचारा परेशान है। कह रहा है कि सरकार ऐसा करे, सब हमसे छीन ले और हमें मेहनत करना सिखा दे, होरी के जैसी गुदाल लेके खोदना सिखा दे, मेरा भला हो जाएगा। राय साहब परेशान है बेचारे। राय साहब कितने दुखी हैं, है ना, अंदर से कितने भले इंसान है, चाहते हैं मेहनत करना, है ना। अर्पिता, अभी धनिया का कैरेक्टर लिख रहे हैं बच्चे, हम अभी नहीं लिख रहे, है ना, लिखेंगे उसको। थोड़ा सा शांत रहे। बगले बजाना मतलब वही आसपास जा करके सबको बता के आना क्या हुआ। तुनक मिजाजी मतलब थोड़ा तुनक से। राय साहब के पास एक चपरासी आया अगले ही पैरा में। सरकार, बेगारों ने काम करने से मना कर दी है। बेगार, फोर्स लेबर, सुना होगा ना आपने, फोर्स लेबर संविधान में मना ही है।
फोर्स लेबर यानी कि सिर्फ वो खाना उना मांगते थे और बेगार में काम करते, सारा दिन काम। बेगारों ने काम करने से मना कर दिया है। कहते हैं जब तक खाने को नहीं मिलेगा हम काम ना करेंगे। हमने धमकाया तो सब काम छोड़कर अलग हो गए। सोचिए, राय साहब के बंगले में बेगारी हो रही है और सिर्फ खाना मांग रहे, कोई पैसा नहीं मांग रहे। कह रहे हैं कि हमें जब तक खाना ना मिलेगा हम काम ना करेंगे। राय साहब के माथे पर बल पड़ गया। अभी जो बड़ी धर्म कर्म की बातें कर रहे थे, आंखें निकाल कर बोले, चलो मैं इन दुष्टों को ठीक करता हूं। जब कभी खाने को नहीं दिया तो क्या आज दे देंगे? आज हम अपने रूल्स बदल देंगे? भूखे ही काम किया करते थे अब तक, तो क्या हुआ आज अचानक? इनमें कैसी चेतना जागी? एक आने रोज के हिसाब से मजदूरी मिलेगी जो हमेशा मिलती रही है। इस मजदूरी पर काम करना है तो ठीक है, नहीं तो इन्हें सीधे करें या टेढ़े, जैसे भी करें। फिर होरी की ओर बोलकर बोले, तुम अब जाओ होरी, अपनी तैयारी करो। जो बात मैंने कही है उसका ख्याल रखना। तुम्हारे गांव से कम 500 की आशा है मुझे। राय साहब झुल्लाते हुए चले गए। होरी ने मन ही मन सोचा, ये कैसी नीति और धर्म की बातें कर रहे थे? एकाएक कितने गर्म क्यों हो गए? क्या हुआ? डबल रोड? सूर्य सिर पर आ गया। उसकी तेज और अभिभूत होकर वृक्षों ने अपना पसार समेट लिया था। आकाश पर मटियाली गर्द छाई थी। सामने की पृथ्वी कांपती हुई जान पड़ती थी। होरी ने अपना डंडा उठाया और घर की तरफ चल दिए। शगुन के रुपए कहां से आएंगे, यही चिंता उसके सर पर सवार थी। बताइए, डबल रोल समझ रहे हैं? ये था सामंतवाद, ये था जमींदारपन। समझ गए इस चीज को? आगे चलेंगे। यहां पर आगे देखें, आगे लिखें इसमें कि गोदान का अंत चरम यथार्थवाद यानी कि बिल्कुल यथार्थवाद, नग्न सच, सत्य जो है, चरम यथार्थवाद पर होता है। अगर इसकी आधिकारिक कथा पर गौर करें, आधिकारिक कथा पर विचार करें, आधिकारिक कथा पर विचार करें तो ये होरी और धनिया, होरी और धनिया की आर्थिक संघर्ष की ट्रेजिक। पिछले सालों के पेपर देखे आप लोगों ने? जी बताएं, पिछले सालों के पेपर देखें। बहुत पेपर में पूछा जाता है कि गोदान एक त्रासदी है, अपने समय की त्रासदी, ट्रेजेडी तो वैसे आप आजकल वैसे ही यूज करते होंगे। आज तो मेरे साथ ट्रेजेडी हो गई, मेरी बस छूट गई। दैट इज नॉट द ट्रेजेडी। ट्रेजेडी मैंने त्रासद, पढ़ेंगे इसको भी। तो एक ट्रेजिक कथा है जिसमें अंत तक होरी एवं धनिया संघर्ष करते हैं और रचना के अंत में होरी एक कृषक से मजदूर बनकर मृत्यु को प्राप्त करता है। ठीक है, रचना के अंत में क्या हुआ?
रचना के अंत में, रचना का अंत बड़ा त्रासद है। चलो 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 गोदान कराओ, गोदान कराओ। जिस साध को पूरी जिंदगी वो आदमी पूरा नहीं कर पाया, आज आप गोदान कराओगे उसके लिए, आज आप गोदान कराओगे। धनिया कहती है घर में न गाय है ना बच्ची, यही 20 आने पैसे हैं जो सूत काट के मिले, ये लोग करा दो गोदान। चैलेंज है सोसाइटी को। होरी कहता है यहाँ के पैसे अब मेरे क्रियाक्रम में जाएं। कितनी दुखद बात है, एक आदमी को अपने क्रियाक्रम की चिंता लगी है, पैसा नहीं है घर में, परेशान है, क्रियाक्रम में जाएंगे। तो ये है आपके लिए सवाल आज का, लिखें। बहुत सिंपल सवाल है, बहुत सिंपल। होरी या गोदान, सॉरी, गोदान कृषक जीवन की, कृषक जीवन की एक संघर्ष गाथा है। अब कितने बच्चे समझ रहे हो कैसे शुरू करेंगे? बस आपको लिखना है 200 शब्दों में लिख दो, कोई 250 शब्दों में, जितने में लिखना है लिख देना। अंकों का होगा इसमें, ये 10 अंकों का सवाल होगा। समय आप शुरू का प्रश्न है कितने घंटे लगा देना, इसको आप लिख करके मुझे सेंड कर देगा। MONIKA मोनिका .EXAMPUR@gmail.com। ठीक है, इस पे लिख के सेंड कर देंगे आप लोग मुझे। सोमवार मंगल तक आई विल ट्राई कि मैं आपका आंसर चेक करके आपको दे सकूं। कितने बच्चे प्रयास करेंगे जी बताएं? मैं चाहती हूं कि आप सभी मुझे ये आंसर लिख कर दें। ठीक है, गोदान क्या है? कृषक जीवन की एक संघर्ष गाथा है। क्लास हमारी अब मंडे होगी 11 AM से 12:45 तक क्लास हुआ करेगी, जिसमें हम कुछ बातें, कुछ कथा, कुछ चीज़ें पढ़ेंगे। अब्दुल्ला जी सेंड किया था आपने, ठीक है, चेक कर लूँ एक बार देख लेती हूँ। आपका मेल तो आया था मुझे कल वाला, वो तो मुझे याद है ना, मैंने आपको जवाब भी दिया था वहाँ पर। ठीक है, कौन कौन करेगा? तरुण करेंगे और हाँ, अब्दुल्ला जी आया है आपका। अब आप कोऑपरेटिव उसका भेज रहे हैं मुझे, सहकारी कृषि का, भाई गोदान का भेजो। ठीक है, गोदान का भेजिए प्लीज़। जूम ले लूँ? मुस्कान जी, कल मेरी क्लास है एक, शायद उसके बाद शाम में लेते हैं, कल एक जूम मीटिंग रखते हैं। ठीक है, हाँ ठीक है ठीक है। अंकुश, ओके ओके ओके, समझ रही हूँ आपकी भावनाओं को। ठीक है, ओके अंकुश, 11 बजे शार्प हम कोशिश करेंगे पूरी क्लास को स्टार्ट करने की, नेक्स्ट क्लासेस से। माफ़ी चाहूँगी जो भी डिस्टर्बेंसेस हुए हैं बीच में, है ना। जस्ट नहीं सर भैया, जस्ट बिकॉज ऑफ माई हेल्थ एंड ऑल द कंडीशंस। ठीक है, और आज आई वॉज ऑन टाइम, बट मेरी जो स्टूडियो है उसमें CPU ख़राब था, तो मुझे स्टूडियो चेंज करना पड़ा, जिसके चलते ये हुआ। ठीक है, ओके जी, ओके ठीक है। आप सभी का बहुत शुक्रिया, कोऑपरेट बहुत अच्छे से करते हैं आप लोग। नेक्स्ट क्लासेस में हम शार्प 11 बजे हमारी क्लास शुरू होगी, ताकि फिर हम आगे चीज़ों को भी देख सके। राइट, ओके, कोई परेशानी, कोई दिक्कत है तो बताएं, सभी लिखें। मुस्कान, मैं देख लूँगी बच्चे पिछले सवाल को क्या है, हिंदी का ही होना चाहिए, हिंदी साहित्य का। ठीक।